अल शिफा अस्पताल में 39 नवजात बच्चों की जिंदगी पर संकट है। बिजली सप्लाई बाधित होने से इंक्यूबेटर बंद पड़े हैं। ईंधन की कमी और स्ट्राइक से अस्पताल में बिजली नहीं है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा, कई बच्चों को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हाथ से दिया जा रहा है। वो जो पंप्स होते हैं जो आपने कोरोना काल में देखे थे, क्योंकि वहां पर बिजली नहीं है। अल शिफा अस्पताल जो 700 बेड का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें करीब 60,000 लोग शरण ले रखी है, जिन्होंने वहां पर हालात सबसे खराब हैं। इस सब के बीच में आईडीएफ की धमकी के बाद अल शिफा अस्पताल छोड़ रहे मरीज। ब्रेक करिए। सर्जरी के बाद व्हील चेयर पर ही बाहर निकली महिला मरीज। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें बहुत विचलित कर सकती हैं आपको। हमले के डर से सर्जरी के तुरंत बाद महिला ने अस्पताल छोड़ा। जैसा कि हमने पहले ही सवाल उठाया था कि क्या अल शिफा अस्पताल का हश्र भी अल अहली जैसा होने वाला है। सोचिए, यह सवाल कहां से खड़ा हुआ। यह देखिए जरा, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक उसे अल शिफा अस्पताल पर एक हमले की रिपोर्ट मिली। इसके तुरंत बाद हमास मीडिया ऑफिस की तरफ से दावा किया गया है कि आईडीएफ ने अस्पताल पर स्ट्राइक की है। इसके बाद आईडीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि हमास का प्रोजेक्टाइल था जो मिसफायर हुआ और अस्पताल पर जाकर गिरा। यह आईडीएफ सैनिकों को टारगेट कर फायर किया गया था। इस दावे के पुख्ता करने के लिए आईडीएफ ने अपने रेडार सिस्टम से ली गई कुछ तस्वीरों के शेयर किया है। याद करिए, जब अल अहली अस्पताल पर हमला हुआ था तब भी दोनों तरफ से कुछ ऐसे ही दावे किए गए थे। लेकिन इस सब के बीच में आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल को लेकर एक बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक अल शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है। अस्पताल में हमास के 4 अंडरग्राउंड ठिकाने मौजूद हैं। अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का जाल है। 2 अस्पतालों के बीच सुरंगों के जाने का रास्ता है। हमास के लिए रिजर्व फ्यूल रखने का ठिकाना है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको बता दूं मैं, इसी ग्राफिक्स के साथ विजय, इसी की ग्राफिक्स के साथ ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए जनरल सुधाकर सर के पास। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं। आज सुबह एक इंफॉर्मेशन आई कि आईडीएफ के सोल्जर्स अल शिफा अस्पताल के कैंपस के अंदर हैं। सुधाकर सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। लेकिन सर, ये जो मौत मातम जो हालात हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज इजराइल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से अस्पतालों को टारगेट कर रहा है, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? निशांत, सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने आपके प्रोग्राम में मेरे को इनवाइट किया और दीपावली के उपलक्ष्य में आपको और हमारे व्यूअर्स को शुभकामनाएं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं तो शॉर्ट एंड स्वीट रिप्लाई है कि इस तरफ नहीं चल पाएगा। ये जल्दी से जल्दी खत्म होने का संभावना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये आपका सवाल छोटा और आसान हो सकता है, जवाब में यकीनन कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीका और तरतीब से लड़ाई अनफोल्ड होते जा रहा है, हॉस्पिटल एक ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन है, एक हॉस्पिटल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इसी को फायदा उठाते हुए अगर उनका टनल्स की नेटवर्क यहीं पे शुरुआत है, कमांड हेडक्वार्टर है, जिस तरफ आप कह रहे हैं फ्यूल रिजर्व सेंटर यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से ये काफी बड़ा खतरनाक एक टर्न ले सकता है लड़ाई, जिसके वजह से ये ह्यूमैनिटेरियन एक क्राइसिस, एक एलिगेशन नहीं बल्कि एक सीरियस ऑफेंस बन सकता है बाय आईडीएफ। इसलिए उनको कैलिब्रेट करना पड़ेगा और तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे कोलैटरल डैमेज सबसे कम हो। बैक टू यू विनय। सर, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। लेबनान की तरफ से इजराइल में घुसा एयरक्राफ्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। आईडीएफ ने लेबनान की तरफ से आए एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया। उत्तरी इजराइल के काबरी इलाके में घुसा था एयरक्राफ्ट। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के बाद एक और खबर, फिर मैं एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। यहां पर इजरायली सेना का दक्षिण लेबनान पर जबरदस्त अटैक। ब्रेक करिए। एता अल शाब में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह किए। आईडीएफ के हमले के बाद दक्षिण लेबनान में धुएं का गुबार। यह बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना का लेबनान बॉर्डर पर हवाई हमला। ब्रेक करिए। उत्तरी इजराइल सीमा के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया गया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और एक क्विक रिएक्शन। मेरे साथ बिपिन चौबे मौजूद है। बिपिन, लेबनान, वहां से एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया गया है, कल इसी वक्त ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए थे। क्या यह समझा जाए कि लेबनान अभी सिर्फ टेस्ट कर रहा है कि इजराइल कितना अलर्ट है?
अब देखिए लेबनान में ये सब कुछ हो जरूर रहा है रिशांत, लेकिन रिमोट कहीं और है और इस रिमोट को आप भी जानते हैं, ईरान में इसका रिमोट रखा हो गया है और जैसे जैसे उस रिमोट में बटन दबाया जाता है वैसे वैसे लेबनान रिएक्ट करता है। हालांकि इजराइल बहुत ज्यादा अलर्ट है, जितनी अलर्टनेस गाजा पट्टी के बॉर्डर्स पर दिखाई दे रही है उससे कहीं ज्यादा अलर्टनेस लेबनान बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। उसी अलर्टनेस का नतीजा है कि ये तमाम चीजें इंटरसेप्ट हो रही है। एक बात और, लेबनान का चीफ हिजबुल्लाह 10 दिन के अंदर दूसरी बार सामने आया और उसने भाषण दिया। आज का भाषण क्या कहता है? साफ तौर पर उसने कहा कि इस युद्ध को आगे खींचना है, बंद नहीं करना है, क्योंकि दबाव तभी बढ़ेगा जब ये युद्ध चलता रहेगा। वो भी नहीं चाहता है कि ये युद्ध रुके, क्योंकि वो जानता है कि इस पर जो इजराइल की अर्थव्यवस्था है उस पर दबाव पड़ रही है। बार बार अमेरिका से मदद मांगा जा रहा है, अमेरिका जो मदद कर रहा है वो नाकाफी है। विपिन, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, इस वक्त मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। इस बड़े युद्ध के 2 संकेत सऊदी अरब और लेबनान से आए। ध्यान से देखिएगा, आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब इस्लामिक समिट की जॉइंट मीटिंग हुई है। इस इमरजेंसी मीटिंग में अरब लीग और आईओसी ओआईसी के 57 मेंबर देश शामिल हैं। अरब इस्लामिक समिट में गाजा युद्ध पर चर्चा हो रही है। मीटिंग में इजराइल को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा दिया। आज हिजबुल्लाह चीफ ने फिर से एक भाषण दिया। इस भाषण से पहले हिजबुल्लाह की तरफ से एक वीडियो जारी कर इजराइल को धमकी दी गई। सऊदी अरब में अरब इस्लामिक समिट में ओआईसी के ताकतवर देशों के नेताओं ने मीटिंग में क्या कहा आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसका सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद से आई ये तस्वीर इजराइल हमास जंग के 36वें दिन की सबसे बड़ी खबर बन गई। गाजा युद्ध के 36वें दिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक फ्रेम में नजर आए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इब्राहिम रईसी का खुद स्वागत किया। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान का कोई टॉप लीडर 11 साल के लंबे अंतराल के बाद सऊदी अरब पहुंचा है। गाजा युद्ध के मद्देनजर हो रही अरब लीग और ओआईसी की जॉइंट इमरजेंसी बैठक में इजराइल को घेरने पर चर्चा हो रही है। इजराइल को लेकर ईरान सबसे ज्यादा आक्रामक है। ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करके इजराइल के खिलाफ एक बड़ा अलायंस बनाना चाहता है। ईरान लगातार इजराइल की तेल सप्लाई रोकने का प्रेशर बना रहा है। ईरान चाहता है कि ओपेक देश उन देशों की तेल सप्लाई भी रोकें जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ओआईसी इजराइल और अमेरिका पर प्रेशर बना सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन है। ओआईसी में 57 देश शामिल हैं। इन मुस्लिम देशों में पूरी दुनिया के 63% कच्चे तेल के भंडार हैं। ओआईसी में शामिल देशों में 62% प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। 27.94 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। सिर्फ सऊदी अरब और ईरान की सैन्य ताकत को जोड़ लें तो इनके पास 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। अगर ईरान अपनी चाल में कामयाब हुआ तो इजराइल और हमास की लड़ाई मुस्लिम देश और पश्चिमी देशों की जंग बन जाएगी और इसका असर पूरी दुनिया पर होगा।